हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 2 मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो पहला मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे हिंदी में प्रयोगात्मक विधि भी कहा जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो जो मनोविज्ञान को विज्ञान कहने का दावा है, ये अन्य बहुत सारी बातों के साथ ही साथ प्रयोगात्मक विधि भी इसका एक कारण है। सामान्यतः किसी भी व्यवहार या मानसिक प्रक्रिया को एक क्रमबद्ध रूप से नियंत्रित अवस्था में जो स्टडी की जाती है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसे ही प्रयोग कहा जाता है। किसी भी प्रयोग को करने के लिए या प्रयोग को होने के लिए वेरिएबल्स का होना जरूरी है। वेरिएबल्स के माध्यम से ही कोई भी प्रयोग किया जाता है। चर अर्थात वेरिएबल वैसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसे मापा जा सके और जिसका परिमाणात्मक मूल्यांकन किया जा सके, उसे हम चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। किसी भी प्रयोग के होने के लिए जनरली 3 वेरिएबल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें से पहला वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा है कंट्रोल वेरिएबल। पहला वेरिएबल जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हिंदी में स्वतंत्र चर भी कहा जाता है। स्वतंत्र चर वह होता है जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है, अर्थात जिसमें मैनिपुलेशन किया जाता है और जिसके प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है या किसी और वेरिएबल पर जिसके इफेक्ट को देखा जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात आश्रित चर, आश्रित चर उसे कहते हैं जिसके बारे में एक्सपेरिमेंटर प्रिडिक्शन करता है, पूर्व कथन करता है और जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को देखा जाता है, अर्थात मेज़र किया जाता है। इस तरह से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कारण कह सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को परिणाम कह सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिप्रेशन के ऊपर काम करना चाह रहा है। वो ये देखना चाह रहा है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का डिप्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है इस एक्सपेरिमेंट में, वो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें हम जोड़ तोड़ करेंगे। मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मात्रा को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अर्थात उसकी टाइमिंग को हम ज़्यादा टाइम तक दे सकते हैं या कम टाइम तक दे सकते हैं। तो अर्थात जो मैनिपुलेशन हुआ वो किस में हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हुआ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हुआ। उसकी मात्रा को हम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, इस एक्सपेरिमेंट में जो डिप्रेशन लेवल हुआ वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसके इफेक्ट को हम डिप्रेशन लेवल पर देखेंगे। अगर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रॉपर रूप में दी जाएगी तो डिप्रेशन का लेवल ऑटोमेटिक कम होगा, अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल में कमी होगी। और अगर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रॉपर रूप से नहीं दी जाएगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल में अर्थात डिप्रेशन लेवल में कमी नहीं होगी। तो अब हमें इससे ये समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसका जो प्रभाव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है। जो थर्ड हमारा वेरिएबल है वो है कंट्रोल वेरिएबल। किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको वो स्टडी नहीं करना चाहता या जिसके इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल पर पढ़ने नहीं देना चाहता है, उसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। उसको वो कंट्रोल करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल एज, इस वाले एग्जाम्पल में जिसमें हम डिप्रेशन लेवल पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इफेक्ट देख रहे हैं, इस वाले एग्जाम्पल में हम ये जो कंट्रोल वेरिएबल है उसमें जिन भी सैंपल्स को एक्सपेरिमेंटर लेगा, जैसे वो मेल्स के ऊपर स्टडी करना चाह रहा है तो वो मेल्स का एक पर्टिकुलर एज ग्रुप लेगा कि 20 से 60 एज तक या 25 से 50 एज तक। तो वो जो पर्टिकुलर एज ग्रुप लेगा, मतलब कंट्रोल करेगा उसको, उसके नीचे वाले को, और उस एज ग्रुप के ऊपर वाले एज ग्रुप को वो नहीं लेगा, उस अपने सैंपल साइज में शामिल नहीं करेगा। तो ये जो कंट्रोल है एज पे, वो हमारा कंट्रोल वेरिएबल के अंतर्गत आता है। इसी तरह से एज, सेक्स या अदर वेरिएबल्स को भी कंट्रोल वेरिएबल के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक सिचुएशनल क्वेश्चन बन सकता है कि एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हो कि जो कोई भी ऐसा प्रयोग जो नियंत्रित अवस्था में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं।
और ये टाइप्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसे एक सिचुएशन दे दी कि सीबीटी का डिप्रेशन लेवल पर इफेक्ट, इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। आज का हमारा जो दूसरा मेथड है वो है सर्वे मेथड, जिसे हिंदी में सर्वे विधि भी कहा जाता है। मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में अगर एक्सपेरिमेंटर ये सोचे कि बहुत छोटे से सैंपल साइज में उसकी स्टडी कर ली जाए तो वो उसका जो रिजल्ट होगा, जो निष्कर्ष होगा, ना तो वो वैज्ञानिक होगा और ना ही उसको सामान्यतः सभी पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया जा सकेगा। इसके लिए ज़रूरी होगा कि एक बड़े साइज़ पे, बड़े सैंपल साइज़ पे उसकी स्टडी की जाए और समाज के अलग अलग वर्गों में जाके उसकी स्टडी की जाए। जिस मेथड के थ्रू ये स्टडी की जाती है उसे सर्वे मेथड कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चों के पालन पोषण को लेके समाज के लोगों का क्या एटीट्यूड है। अगर हम इस पे स्टडी करना चाहेंगे तो एक छोटी सी पॉपुलेशन में अगर एक छोटे से सैंपल साइज़ पे हम इसकी स्टडी करेंगे तो हम शायद उतना वैज्ञानिक रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर समाज के अलग अलग वर्गों में, अलग अलग ग्रुप्स में जाके हम बड़े सैंपल साइज़ पे इसकी स्टडी करेंगे तो हम ठीक से वैज्ञानिक रूप से ये बता पाएंगे कि समाज में लोगों का बच्चों के पालन पोषण को लेके क्या एटीट्यूड है, उसको हम अच्छे तरीके से वैज्ञानिक वे में बता पाएंगे। जिस मेथड के थ्रू ये स्टडी की जाती है उसे ही सर्वे मेथड कहा जाता है। सर्वे मेथड को करने के लिए 4 विधियां अपनाई जाती हैं जनरली, जिसमें से पहली विधि है इंटरव्यू सर्वे। इंटरव्यू सर्वे के अंतर्गत जो इंटरव्यूअर होता है, जो अध्ययन करता होता है, उसने जितना भी सैंपल साइज डिसाइड कर रखा है उनमें से एक एक सब्जेक्ट को बुलाता है और उनका इंटरव्यू लेता है। जिस भी टॉपिक पर, जिस भी समस्या पर वो स्टडी करना चाह रहा है उससे रिलेटेड वो बहुत कुछ क्वेश्चंस को तैयार करके रखता है पहले से। उनमें से एक एक क्वेश्चन को सब्जेक्ट से पूछता जाता है। सब्जेक्ट जो भी आंसर देता है उसको वो नोट करता जाता है और उसी के अनुसार, उसी के आधार पर, जो सब्जेक्ट ने आंसर दिए हैं किसी भी क्वेश्चन के, उसके आधार पर ही वो ये निष्कर्ष निकालता है कि किसी भी समस्या को लेके लोगों का क्या विचार है या क्या एटीट्यूड है। जैसे हम जो एग्जांपल लेके चले थे कि बच्चों के पालन पोषण को लेके लोगों का, समाज में लोगों का क्या एटीट्यूड है, तो इस वाले एग्जांपल को अगर हम इसमें रखेंगे तो जो इंटरव्यूअर है वो जो क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों के पालन पोषण को से संबंधित जो क्वेश्चन वो सब्जेक्ट से पूछेगा और सब्जेक्ट ने जो भी आंसर दिया होगा उसके बिहाफ पे वो ये निष्कर्ष बताएगा कि समाज में लोगों का क्या एटीट्यूड है बच्चों के पालन पोषण को लेके। सर्वे मेथड के अंतर्गत जो दूसरा मेथड है वो है मेल सर्वे, जिसे हिंदी में डाक सर्वे भी कहा जाता है। डाक सर्वे में एक्सपेरिमेंटर अपने क्वेश्चंस की एक पुस्तिका या बुकलेट तैयार करता है और उस बुकलेट को वो जो उसके सैंपल हैं, जितने भी सैंपल हैं, उनके एड्रेस पर पोस्ट कर देता है, अपने सब्जेक्ट्स के एड्रेस पर पोस्ट कर देता है और सब्जेक्ट्स को उस जो उसने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसका आंसर लिख के वापस मेल के थ्रू, डाक के थ्रू एक्सपेरिमेंटर के पास वापस भेज देना होता है और जो आंसर होता है उसके हिसाब, उसका एनालिसिस करके एक्सपेरिमेंटर निष्कर्ष निकालता है। ये जो डाक सर्वे है इसके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में ज़्यादा सैंपल साइज तक पहुंचा जा सकता है। देश के कोने कोने से सर्वे किया जा सकता है, अर्थात इसके थ्रू हम, इस मेल सर्वे के थ्रू हम ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं और हम अपना एक ब्रॉड सैंपल साइज ले सकते हैं, जिसका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी वैज्ञानिक हो सकता है। अगला जो मेथड है सर्वे मेथड के अंतर्गत वो है पैनल सर्वे। पैनल सर्वे के अंतर्गत एक्सपेरिमेंटर एक ही ग्रुप का कई बार इंटरव्यू लेता है, अर्थात जो उसी समस्या से संबंधित जो उसने क्वेश्चन बनाए हैं उसको 2 से 3 बार एक ही सैंपल साइज से पूछा जाता है और उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है। पैनल सर्वे के माध्यम से इस बात का ठीक पता लगाया जा सकता है कि किसी भी समस्या को लेकर लोगों के एटीट्यूड में जो अंतर होता है वो किस कारण से होता है। वो जो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण एटीट्यूड में चेंज आता है, उन फैक्टर्स को पता लगाया जा सकता है पैनल सर्वे के माध्यम से। अगला जो सर्वे मेथड के अंतर्गत विधि है वो है टेलीफोन सर्वे। टेलीफोन सर्वे के अंतर्गत जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो अध्ययन करता होता है, उसने अपने पूरी सैंपल साइज को इंडिविजुअली फ़ोन करता है। एक एक को फ़ोन कर करके जो उसने समस्या से संबंधित प्रश्न बना रखे हैं उनको वो इंडिविजुअल पूछता है और जो वो आंसर देते हैं उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है। इसकी एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कहें, या जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जो सामने वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो सैंपल साइज होता है,
वो कई बार एक्सपेरिमेंटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नैतिक रूप से जिनका आंसर देना वो सही नहीं समझता या प्रॉपर वे में नहीं दे पाता, उनका आंसर वो फ़ोन पे सही नहीं देता है, जिसके कारण जो रिज़ल्ट निकलता है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। इस वजह से टेलीफोन सर्वे उतना ज़्यादा कहें तो वैज्ञानिक इसका रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए ये 2 मेथड्स ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी मेथड्स को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए।